आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में ड्यू टू इट्स पोजीशन इन सर्टेन फील्ड आर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्या है? इट इज द एनर्जी इट इज द एनर्जी stored in a body due to its position or by its configuration। अब मैं आपको बताऊंगा, पोजीशन तो समझ आ जाता है बट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल एनर्जी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अब दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप वर्क डन बाय अ बॉडी मेजर कर सकते हैं, वर्क डन बाय अ बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगर आप मेजर कर सकते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दैट इज द सेम थिंग। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट कैन बी मेजर्ड as the work done। ये क्या है? वर्क डन बाय अ बॉडी और अ सिस्टम। सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकती है और एक से ज्यादा बॉडी भी हो सकती है। वर्क डन बाय अ सिस्टम और अ बॉडी इन passing from one पोजीशन भी हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, टू अनदर। वन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। दैट इज। और जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मान के चलते हो, उसे हम जीरो पोजीशन या जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपने। तो वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए। तो अगर आप किसी बॉडी का वर्क डन अगर आप मेजर कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूं कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। बॉडी, ये तो बड़ा ही आसान है। अ बॉडी, एक बॉडी है जो आपके पास, दैट इज प्लेस्ड ऑन द रूफ, ऑन रूफ, ठीक है, और छत के ऊपर रखी हुई है। उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वहां से नीचे गिर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऑन अ रूफ हैज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड एज इट फॉल्स डाउन द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। वो चेंज किस में होती है? दैट इज अ लेटर कंसेप्ट, दैट इज गोइंग टू बी चेंज टू द काइनेटिक एनर्जी। वो अलग कंसेप्ट आ जाता है। तो पहली चीज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रूफ, और सिंपली आप कह सकते हो कि अगर आपकी बॉडी जो है, ये आपके कोई ऑब्जेक्ट है
दैट इज प्लेस्ड, ये आपकी सरफेस है, यहां से हाइट h पे रखा हुआ है, तो इस समय इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये यहां से नीचे गिर जाता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे इसकी ये पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज एट पोजीशन ए, दैट इज एट पोजीशन बी, यहाँ पे आपकी हाइट कम हो गई है, अब हाइट रह गई है इतनी सारी, अब दोनों जगह h की वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिफरेंट है, बिकॉज द पोजीशन ऑफ प्लेसिंग दैट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. So that is about the position. Now second one, what about the configuration? पोजीशन होता है कहां रखा हुआ है, और कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसे रखा हुआ है. सो व्हाट अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. देयर आर टू केसेस. वन, किसकी केस ले रहा हूं मैं? स्प्रिंग का. स्प्रिंग देखा है आपने, आपकी पेन में पड़ा हुआ है. स्प्रिंग को आप दो तरह से रख सकते हो, या तो आप इसे क्लोज्ड, ये टाइटन फॉर्म में, और दूसरा अगर आप इसे स्ट्रेच करके रखते हो. मैंने ये नहीं कहा कि ये टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे, कहीं भी हो, दोनों जो है वो टेबल के ऊपर ही है. पहले आपका स्प्रिंग जो था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, फिर आपने क्या किया, इनको इसको दोनों तरफ से या एक तरफ से इसको स्ट्रेच किया. अब ये थोड़ा इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, और बट इसके जो सर्कल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है. तो यहां पे क्या हुआ, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है. स्ट्रेच करके आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया उसकी कॉन्फ़िगरेशन. तो अब जो स्ट्रेच करके कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है इस स्प्रिंग की, दैट माइट बी मोर एज कंपेरेबल टू द एनर्जी दैट इज देयर इन द रिलैक्स. ठीक है, ये आपका स्ट्रेच्ड है, ये है आपका रिलैक्स्ड फॉर्म में. तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी डिफरेंट एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. ठीक है, आपने देखा आपके पास टॉयज होते हैं. टॉयज को मूव करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो या तो उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी यूज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है. अदर वन, उसमें स्प्रिंग, जिसे आप की कहते हो या चाबी कहते हो, यू हैव टू प्रेस इट, यू हैव टू मूव इट, यू हैव टू रोटेट इट, और वो चाबी देनी पड़ती है. और वो चाबी जब तक उसमें रहती है, जैसे ही आप उस टॉय को मूव करते हो, वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है. वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें उसमें स्प्रिंग होता है. आप एक्चुअली स्प्रिंग को ही रोटेट कर रहे हो, उसको टाइट करते जा रहे हो. जैसे ही वो टॉय फिर से मूव करता है, वो स्प्रिंग फिर से रिलैक्स हो जाता है. तो वो क्या यूज कर रहे हो वहां पे? टॉयज में आप एक्चुअली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हो. पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई जैसे ही आपने उसकी उस स्प्रिंग को घुमाया. स्प्रिंग को घुमाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई. जब आपने टॉय को नीचे छोड़ा, वो जो गाड़ी थी या टॉय था आपका, वो आगे चलना शुरू हो गया. जैसे ही उसकी वो चाबी जो आपने उसमें भरी हुई थी, वो चाबी खत्म हुई, तो वो अपनी जगह वापस रुक गया. सो इसमें क्या हुआ, जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने उसकी स्प्रिंग में डाली थी, वर्क डन करके डाली थी, कैसे वर्क डन किया था? बाय चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन. जो वर्क डन किया था वो सारा का सारा किसमें यूटिलाइज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में. तो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई आपकी. ठीक है, इसी तरह जैसे अगर आप एक बो लेते हो, बो कुछ इस तरह का होता है. आप क्या करते हो, बो में क्या लगी होती है, यहां पे एक स्ट्रिंग लगा होता है ना. ये बो है, अगर दिस वन इज इट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होता है. फिर आप क्या करते हो, इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ यहां पीछे की तरफ इसे खींचते हो. इससे क्या होता है, इस स्ट्रिंग को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, और बीच में यहां डाल देते हो एरो. यहां पे जो स्ट्रिंग आपने डाला है, यहां पे बो डाला है, इस बो को आगे कौन फेंकता है? जो आपने इस, जो यहां पे कैसे दिख रहा था, यहां नंबर 1 पोजीशन में यहां स्ट्रिंग स्ट्रेट लाइन की तरह थी. जब आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, पीछे की तरफ खींचा, तो इसके कारण जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रिंग थी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई. क्या चेंज हो गई? कॉन्फ़िगरेशन.
कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से क्या चेंज हुआ उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को, बो की स्ट्रेच स्ट्रिंग को छोड़ा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी में? ऑफ दैट एरो। तो इस तरह से आपके पास वहां पे चेंजेस हो रही हैं। किसकी चेंजेस हो रही हैं? पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हो रही हैं। ड्यू टू व्हाट? पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से आपको बता दूं, पोजीशन क्या है? कहां रखा हुआ है? वेयर योर बॉडी इज प्लेस्ड, अबव, एट और बिलो दैट रेफरेंस सरफेस। जो सरफेस आप मान के चल रहे हो, अगर ग्राउंड को सरफेस मान रहे हो तो क्या आपकी बॉडी ग्राउंड के ऊपर पड़ी है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। अगर वो उससे हाइट पे पड़ी है, मतलब छत पे पड़ी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। दूसरा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे पड़ी है? वो रिलैक्स्ड फॉर्म में पड़ी है, स्ट्रेच्ड फॉर्म में पड़ी है। जब कॉन्फ़िगरेशन आपने चेक करनी है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द पोजीशन। योर बॉडी कैन बी एट द रूफ, कैन बी एट द ग्राउंड। तो अगर आप बॉडी को, मतलब आप छत पे चढ़ के भी तीर चलाओगे तो वो भी उसी तरह से उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी और पोटेंशियल में चेंज आएगा। और ग्राउंड पे भी अगर करोगे तो वैसा ही होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जब आपने चेक करनी है, तब आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी बॉडी किस स्टेट में है। बॉडी रिलैक्स्ड है, बॉडी स्ट्रेच्ड है। तो रिलैक्स या स्ट्रेच होने पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। ये आपका एक बड़ा स्टैंडर्ड सा केस था, ठीक है। अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं, और मोस्टली ये 3 किस्म की हैं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कुछ अलग अलग किस्म की हैं। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी के साथ या किसी भी बॉडी की पोजीशन के साथ। ये किसके कारण आई? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दिस is the potential energy possessed by a body due to its position above the surface of earth. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? ये किसके कारण है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी by virtue of the position of an object above the surface of earth. Above the surface of earth. तो जितनी भी उसकी पोजीशन चेंज होती है किसके कारण? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डन। दूसरी है भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दैट इज एसोसिएटेड विद द कंप्रेशन ऑफ that is associated with the compression। यही जो हमने अभी डिस्कस किया है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, जिसे हम रिलैक्सेशन कह रहे हैं। मतलब किसका? एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। या तो इलास्टिक बॉडी ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी इलास्टिक बॉडी ले लो, या स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग को खींचा, देखिए स्प्रिंग था ये, जब आप उसे टेबल पे रख दो वो अपनी जगह रिलैक्स है। ये इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये किसके कारण है? कंप्रेशन के कारण या रिलैक्सेशन के कारण। दूसरा हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हो गया मींस व्हेन आई हैव अप्लाइड सम फोर्स,
now its length, its configuration is extended. So this is first case, this is second case. तो इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं ये किसके कारण है? ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, आपके पास आपका रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आप ऐसे रख देते हो तो उसका साइज कुछ इस तरह, अगर स्मॉल साइज होगा, जैसे आप उसे एक्सटेंड करते हो, उसे स्ट्रेच करते हो, उसका साइज बड़ा हो जाता है। सो यहां पे आपके पास एक हो गया कंप्रेसिबल और दूसरा हो गया एक्सटेंडेड साइज। दोनों केसेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जीज कौन सी होंगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द थर्ड केस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ द इंटरैक्शन। आपको पता है जब भी दो चार्जेस होते हैं उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो। तो रेस्ट में जब उनके बीच में इंटरैक्शन होती है बिटवीन, सो उस इंटरैक्शन के कारण जो उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसके? ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर चार्जेस, that is known as electrostatic potential. So electro means charge, static means rest. So rest में दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन, बच्चे इंटरैक्शन मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो व्हाट डज दैट मीन? Electro means charge, और static means rest। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो जो रिपल्शन या अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन या रिपल्शन के कारण उन दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गई आपको, कौन कौन सी थी? पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसके कारण? पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलास्टिक बोल सकते हैं पहले। दूसरे नंबर पे आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसके कारण आ गई? स्ट्रेच है बॉडी या रिलैक्स है, उसके कारण आ गई। तीसरी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। तो चार्ज आपका रेस्ट में है या रेस्ट में है, और दूसरा दो चार्जेस के बीच में आपकी अट्रैक्शन या रिपल्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आगे भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका क्वेश्चन हमेशा आया होता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या है आपके पास, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाता है कि स्टेट करो कौन कौन सा क्या केस है। तो ये क्या है? दैट इज कंजर्वेटिव and non-conservative forces, conservative and non-conservative forces। कौन सी फोर्सेस हैं भाई जिन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है, और कौन सी फोर्सेस हैं जिन्हें नॉन कंजर्वेटिव कहा जाता है? ठीक है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसके कारण जो वर्क डन है, जिसके कारण जो वर्क डन है, किसका वर्क डन? टू मूव अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब मैं आपको समझाता हूं, कंजर्वेटिव की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गए, ठीक, आप इसे ले गए इस तरह से, ठीक है, मैं आया, मैंने उसको यहां से ले गया भाई, यहां से ले गया इस तरह से,
आप इस रास्ते ले गए पहले नंबर वाले रास्ते से, मैं ले गया दूसरे नंबर वाले रास्ते से, हम दोनों ने लगाई फोर्स। अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों पाथ्स में सेम रहेगी और उनके कारण जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा। मतलब फोर्स जैसी भी होगी उन दोनों के कारण जो वर्क डन होगा दैट वुड रिमेन सेम। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? जिनके कारण किया गया वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। किसके इंडिपेंडेंट होता है? पाथ के। मतलब अगर वो ए से बी में अगर आप मूव करने में जा रहे हो तो आप चाहे पाथ 1 चूज करो चाहे पाथ 2 चूज करोगे, जो वर्क डन होगा दैट वुड रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। और इन केसेस में अगर ऐसा है दोनों केसेस में वर्क डन है सेम, तब इस केस में एक और चीज बनती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ए को बी पे ले जाते हो और आप इसे पाथ में ले जाते हो, एक पाथ में ए से बी में ले जाते हो और बी से ए में वापस आ जाते हो, तो टोटल वर्क डन जो होगा, यहां पे जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होना चाहिए। किसके केस में होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में होना चाहिए। सो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by this force in displacing an object from one point to another is independent of the path followed। जो मर्जी पाथ से जाओ वर्क डन वुड ऑलवेज रिमेन सेम। और अगर आप पाथ दोनों के केसेस में उसे चूज कर लेते हो, क्लोज्ड पाथ होता है ये, सेकंड केस में कहते हैं क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ क्या होता है बच्चे? ए से बी पे जा सकते हो और वहीं से दूसरे रास्ते से बी से ए में जाते हो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो क्लोज पाथ में जो वर्क डन करती हैं वो 0 वर्क डन करती है। कैसा वर्क डन करती हैं? 0 वर्क डन करती हैं। और कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं कंजर्वेटिव? अभी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्सेस होती हैं जिनके कारण हमने ऊपर पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ी हैं, ये वो फोर्सेस होती हैं इनके कारण आपका वर्क डन क्या होता है? क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है। और ये फोर्सेस कौन सी होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं? नॉन कंजर्वेटिव वो हो गई नॉन कंजर्वेटिव, जिनके कारण क्या हो गया? जिनके कारण जो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहां पे क्या हो गया? वर्क डन by these forces depends on the path। पहले वाला क्या था? इंडिपेंडेंट। दूसरे वाला क्या है? डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है। और वर्क डन बाय these forces in closed path is never 0।
ये कभी भी जीरो नहीं होता है भाई। और इनकी ऐसी फोर्सेस के की कभी भी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती है, वर्क डन इनके कारण जीरो नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया बच्चे? ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या था आपका? पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स क्या थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट कैसे है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। तो ये समझ आ गया बच्चे? कोई क्वेश्चन है इसका? ठीक है बच्चे। तो कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिकल एनर्जी। आपने ये 9th में भी एक टॉपिक पढ़ा था कि जब आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन निकाला था कि कंजर्वेशन द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, वो अगर आपने याद होगा तो आपने पढ़ा हुआ था। तो कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाया मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो कल वो आपका क्वेश्चन हम मैकेनिकल एनर्जी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल मींस नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी सेंड करूंगा, तो वो भी आपने सॉल्व करनी है। वो ऑनलाइन ही है, वो जैसे आपको लिंक मिलेगा आपने उसी पे अपना यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड सबमिट दैट वन, ठीक है। ऑनलाइन, इट इज एन ऑनलाइन एक्सरसाइज, स्मॉल क्वेश्चंस of 5 to 10 questions. Objective or multiple choice question would be there based upon what we have studied. Okay, okay beta, thanks, goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.